25 खबरों के बाद आइए अब देखेंगे खबरें विस्तार से। आपके लिए खबरों की पेट हमने कर दी है तैयार। तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। यूक्रेन में कीव पर कब्जे की जंग और तेज हो गई है। रूस ने रक्षा मंत्रालय की इमारत को भी निशाना बनाया है। S-400 से हमले की फिराक में इस वक्त रूस नजर आ रहा है। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। 4 ग्लोब मास्टर विमान से लौटे 796 छात्र। छात्रों की सुरक्षित वापसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन से बातचीत की है। छात्रों को बंधक बनाए जाने की खबर को विदेश मंत्रालय ने गलत करार दिया। यूपी में आज छठे चरण का मतदान। 10 जिलों की 57 सीटों पे वोटिंग जारी है। छठे चरण में गोरखपुर की सीट पर सभी की नजर टिकी हुई है, क्योंकि यहां से खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ उम्मीदवार हैं। यूपी की चुनावी जंग अब अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है। आज छठे चरण में पूर्वांचल के 10 जिलों की 57 सीटों पे वोट डाले जा रहे हैं। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने इन जिलों में एक तरफा जीत दर्ज की थी। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की कोशिश वैसी ही है। जीत दोहराने की कोशिश लगातार जारी है, जबकि नए सियासी गठजोड़ और जातिगत समीकरणों को साधते हुए समाजवादी पार्टी बड़ी जीत का दावा कर रही है। और देखिए, उत्तर प्रदेश में छठे चरण का घमासान इस वक्त जारी है। छठे चरण में 10 जिलों की 57 सीटों पर इस वक्त वोट कास्ट किए जा रहे हैं। इन जिलों में अंबेडकर नगर की 5, बलरामपुर की 4, सिद्धार्थ नगर की 5, बस्ती की 5 और संत कबीर नगर की 3 सीटें शामिल है। इसके अलावा महाराजगंज की 5, गोरखपुर की 9, कुशीनगर की 7, देवरिया बलिया की 7 सीटें भी शामिल है। इन 57 सीटों पर कांग्रेस और बीएसपी अकेले चुनाव लड़ रही है। बीजेपी ने कुर्मी वोटों पर पकड़ रखने के लिए अनुप्रिया पटेल के अपना दल और निषाद समुदाय के संजय निषाद के साथ हाथ मिलाया है, तो वहीं सपा ने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, नोनिया समाज के संजय चौहान की जनवादी पार्टी और कुर्मी समाज से आने वाले कृष्णा पटेल की अपना दल से हाथ मिला रखा है। इससे पहले यूपी में अब तक 5 चरणों की वोटिंग हो चुकी है, जिसमें 292 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और अब छठवें चरण में 57 सीटों पर इस वक्त वोट डाले जा रहे हैं। इससे जुड़ी ये तस्वीरें गोरखपुर, अंबेडकर नगर, बलिया, देवरिया, इसके अलावा संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, महाराजगंज में इस वक्त वोट कास्ट किए जा रहे हैं। मतदाता अपने घरों से निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो आज मुकाबला पूर्वांचल का है और सबकी नजरें गोरखपुर सदर की हॉट सीट पे है, क्योंकि यहां से चुनावी मैदान में सीएम योगी हैं। पहली बार योगी आदित्यनाथ विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और इससे पहले वो गोरखपुर की संसदीय सीट से 5 बार सांसद रहे हैं। आज सुबह सुबह सबसे पहले वोट डालने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर मंदिर रोड स्थित स्कूल पहुंचे। मतदान से पहले उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में पूरे विधि विधान से पूजा पाठ किया, गौशाला में गायों की सेवा की और गायों को गुड़ और चना खिलाया। तस्वीरें आपके सामने हैं। इस चरण में मुख्यमंत्री सहित उनके 5 मंत्री भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत 676 प्रत्याशी इस वक्त मैदान में हैं। किसकी किस्मत का फैसला क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी तक 2 करोड़ 15 लाख वोटर्स इस वक्त वोट करने के लिए तैयार हैं। विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 5 चरणों का जो रुझान है, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में
पूर्ण बहुमत से काफ़ी आगे वर्तमान में चल रही है और आज छठे चरण का जो चुनाव है इसमें जोरदार छक्के लगेंगे और भारतीय जनता पार्टी 300 के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होगी। तो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ इस वक्त दावा करते हुए कि 300 से ज्यादा सीटें अपने पाले में बीजेपी करेगी, लेकिन फिलहाल गोरखपुर में वोटिंग जारी है। लगातार वहां पर मतदाता पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर और वोट कास्ट कर रहे हैं। इसके अलावा 9 और जिले हैं जहां पर इस वक्त वोटिंग हो रही है। वहां पर क्या परिस्थिति है ये बताने के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ वरुण सिन्हा जुड़े हुए हैं संत कबीर नगर से, साथ ही हमारे साथ ऐश्वर्या जुड़ी हुई है जो कि इस वक्त बलरामपुर के पोलिंग बूथ्स पर नजर बनाए हुए हैं। वरुण, सबसे पहले आपके पास आते हुए 5 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है, क्या इस वक्त तस्वीर नजर आ रही है पोलिंग बूथ पर? देखिए 11 बजे तक करीब 20% वोटिंग पड़ चुकी है संत कबीर नगर में, लेकिन सामने अब क्योंकि दोपहर के बाद आपको उस प्रकार की लाइनें नज़र नहीं आएंगी, जैसे जैसे धूप बढ़ेगी, लेकिन 4 बजे के बाद अमूमन हम वो तस्वीर देख सकते हैं जो हमने सुबह मॉर्निंग में देखी थी, यानी कि सुबह 7-8 बजे जो लंबी लंबी कतारें हमने देखी थी, शायद हो सकता है शाम के समय वही कतारें आपको दोबारा देखने को मिले। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि उत्साह है, अपने मुद्दों को लेकर वोट डालने की प्रवृत्ति है, रणनीति है, और उसी रणनीति के तहत तमाम वोटर जो हैं ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में यहाँ पर घर से बाहर निकल रहे हैं और पहुँच भी रहे हैं। लेकिन हाँ, मैंने पहले भी कहा कि ये चुनाव, क्योंकि पूर्वांचल के चुनाव पूरे मुद्दों पर लड़े जा रहे हैं। पूर्वांचल में जातिगत समीकरण भी एक आधार बनता है, लेकिन यहाँ इस बार मुद्दों की राजनीति पर जनता सीधे सरोकार रख रही है। पश्चिम में और पूर्वांचल में शायद यही अंतर देखने को हमें मिल रहा है, और इसीलिए जब आप सीधे मुद्दों से सरोकार करेंगे तो आप अपने मत का प्रयोग करने घर से ज़रूर निकलेंगे। इसीलिए आप देख भी सकते हैं कि 5, 6 और 7वां चरण जो रहेगा वहां पर आपको वोटिंग परसेंटेज उस तरीके से कम होती नजर नहीं आएगी जैसे चौथे और 5वें चरण में आपको देखी है। बिल्कुल जी, ऐश्वर्या से बात करेंगे। ऐश्वर्या, आप भी लगातार वोटिंग की खबरों पर जो है बनी हुई है, लगातार फील्ड में है, आपसे जानना चाहेंगे आज बलरामपुर में क्या हाल है, किन मुद्दों को लेकर आज लोग वोट करने निकले हैं? देखिए, मुद्दों की बात बाद में करूंगी, शुरुआत करूंगी तस्वीरों से। अगर 11 बजे तक की बात करें तो लगभग 19% मतदान बलरामपुर में हो चुका है। अभी भी जब आप गेट की तरफ देखेंगे तो आपको दिखेगा कि लोग अभी भी अंदर आ रहे हैं। लोगों के जो टिकट्स हैं, जो वोटिंग कार्ड वगैरह हैं, वो सब यहाँ पे चेक किए जा रहे हैं। और देखिए, एक बात और बताऊँ, महिलाएँ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में इस समय आ रही हैं बाहर और मतदान कर रही हैं। कम से कम इस पोलिंग बूथ में तो हमें सुबह से अब तक यही नज़र आया है कि काफ़ी भारी तादाद में महिलाएँ आई हैं और अपने मतदान का प्रयोग कर रही हैं। आप कह रही हैं मुद्दे जो थे, मुद्दों के बारे में अगर बात करें तो महिलाओं के लिए लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, और चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उन्होंने ये बात बार बार दोहराई है कि उत्तर प्रदेश महिलाओं के लिए अब सुरक्षित है। दूसरा बड़ा मुद्दा ये जो ग्रामीण क्षेत्र है इसका है स्ट्रे कैटल का, यानी कि जब आप सड़कों पर निकलेंगे तब भी आपको कई सारे सांड घूमते फिरते नजर आएंगे। ये वही सांड हैं जो रात को जाके खेतों में तबाही मचा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कानपुर की एक रैली में कहा था कि जो सरकार है वो समझ रही है कि ये कितना बड़ा मुद्दा है, और अगर 10 मार्च के बाद भाजपा की सरकार आई तो इस चीज़ का खासा ध्यान दिया जाएगा। एक बात और जो कई लोगों के मुंह से हमें सुनने को मिली है वो है एम्प्लॉयमेंट। लोग चाहते हैं कि सरकार भारी तादाद के अंदर ऐसी वैकेंसीज़ खोले, ऐसी वैकेंसीज़ बाहर निकलें जिससे कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। तो ये यहाँ के मुद्दे रहे हैं। एक बार फिर से तस्वीरें दिखाएंगे आपको। देखिए, काफ़ी भारी तादाद में यहाँ पे पुलिसकर्मी मौजूद हैं और लोग अभी भी अंदर आ रहे हैं। थोड़ी सी धूप बढ़ गई है। 19% अब तक यहाँ पे बलरामपुर में मतदान हो चुका है। उम्मीद है कि अगले आने वाले 2 घंटे के अंदर ये बढ़कर लगभग 50% हो जाएगा। जी वरुण, आपसे जानना चाहेंगे, लखनऊ में जो पिछली बार हमने बात की थी तो कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ी वहां पर हो रही थी, कुछ लोगों के नाम ही नहीं थे वोटर्स लिस्ट में। इस बार कोई ऐसी समस्या सामने आई है क्या? देखिए, ज़मीनी तौर पे तो ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिली। कुछ जगह हो सकता है कि किसी का वोटर लिस्ट में नाम ना हो, क्योंकि यहाँ मैं जहाँ हूँ संत कबीर नगर में, यहाँ अधिकतर पलायन की स्थिति बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। यहाँ के लोग जो हैं वो मुंबई में, कलकत्ता में या फिर दिल्ली में नौकरी करते हैं, तो इसलिए कई बार वोटर लिस्ट से आपका नाम कट जाता है। क्योंकि आप वहाँ पर रहते हैं तो वहाँ पर आपका वोटर ID कार्ड बन जाएगा। तो शायद यही वजह है कि ये ग्रामीण इलाकों में बहुत ज़्यादा हो सकता है कि देखने को मिले, लेकिन जिस तरीके की लखनऊ की परिस्थिति थी या और क्षेत्रों में थी, उस
प्रकार की स्थिति यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। दूसरी बात, अगर हम मुद्दों की बात करें, जैसे ऐश्वर्या भी इस बात को डिस्कस कर रही थी कि लगातार यहाँ के जो सबसे बड़े मुद्दे हैं अदिति, वो ये रहे हैं कि छठा और सातवां फेज पूर्वांचल का फेज है, और उससे पहले बुंदेलखंड में भी हमने देखा आवारा पशु सच में बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर आम लोगों के लिए। दूसरी बात है रोजगार को लेकर, क्योंकि कताई मिल जो मैंने पहले भी कहा कि करीब 25 साल से यहाँ पर बंद पड़ी है, वो ऐसी मिल है जिसको लेकर हर बार चुनावी मुद्दा बनता है, लेकिन उस पर कोई भी पार्टी बहुत ज़्यादा कदम उठाती नजर नहीं आती, और शायद यही वजह है कि हर बार राजनीतिक दल उसके मुद्दे पर भुनाने की कोशिश करते नजर आते हैं। तो रोजगार, आवारा पशु, ये तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिसको लेकर यहाँ के मतदाता चाहते हैं कि इनका समाधान किया जाए, और उसी परोक्ष में आगे अपने मत का प्रयोग करते नजर भी आ रहे हैं। जी चलिए, तो ये वो तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर इस वक्त जनता पोलिंग बूथ्स पर पहुंच रही है। लगातार ऐश्वर्या और वरुण हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जो नज़रें हैं वो पूर्वांचल की उन सीटों पर है जहां पर इस वक्त या तो सरकार के मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, या फिर बागी होकर दूसरे दलों में गए नेता चुनाव लड़ रहे हैं। और फिर सबसे ज़्यादा हॉट सीट गोरखपुर सदर की अगर हम बात करें तो यहाँ से खुद सूबे के मुखिया जो है वो चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐश्वर्या, जो वोटिंग पैटर्न अब तक नजर आया है और जो वोटिंग परसेंटेज हम 5th फेज तक देख चुके हैं, अब 6th फेज में इसके इंक्रीज होने की, बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, इसके क्या मायने हो सकते हैं? अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो इसका क्या मतलब समझे? देखिए, वोटिंग परसेंटेज का बढ़ने का एक जो साफ मतलब है वो ये है कि लोग चाह रहे हैं कि जो वो कहना चाह रहे हैं, जो उनके मुद्दे हैं, सरकार उन पर खासा ध्यान दे। और ये आप सही कह रही हैं कि अगर हम पिछले 5 फेजेस की बात करें तो लगभग 7% रहा है, और इतना ही रहा था अगर 2017 की बात करें, इसमें भी यूपी चुनाव के अंदर लगभग इतना ही रहा है। अब कोशिश ये हो रही है, और देखिए जिस तरीके के प्रचार भी किए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपील करी है कि बाहर जाइए, मतदान कीजिए। हमने देखा है किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हर फेज से पहले सुबह सुबह ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि आप बाहर निकलें और आप मतदान करें। तो इस समय सारी पार्टीज़ की कोशिश यही है कि आप बाहर निकलें, मतदान करें। देखिए, बलरामपुर की खास बात बताती हूँ, 2012 की अगर बात करें तो यहाँ जो 4 सीटें हैं वो चारों की चारों सीटें समाजवादी पार्टी जीती थी। उस समय उन्होंने सरकार भी बनाई थी। 2017 की अगर बात करें तो ये चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी, उनकी सरकार बनी थी। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ के लोग थोड़ा भाप जाते हैं कि सरकार किसकी बनने वाली है, और उसी हिसाब से मतदान किया जाता है। 10 मार्च को साफ हो जाएगा कि कौन जीत रहा है। एक बार फिर से तस्वीरें दिखाऊंगी, पुलिसकर्मी आपको नजर आ रहे हैं, महिलाएं देखिए एक बार फिर से आपको वहां पोलिंग बूथ की तरफ बाहर आती हुई नजर आ रही हैं। तो महिलाओं का जो है काफ़ी जोर रहा है, और इस समय लगता यही है कि जब फाइनल परसेंटेज आएगा उसमें देखने को मिलेगा कि हर फेज़ में महिलाओं का जो मतदान का जो परसेंटेज रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। देखिए, जैसे जैसे दिन ढल रहा है वैसे वैसे अब मतदाता भी मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। ऐश्वर्या और वरुण, आप लोग नज़र बना के रखें, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें गोरखपुर सदर की सीट का नतीजा चाहे कुछ भी हो, इस बार शहर को एक नया विधायक तो मिलेगा, ये बात तय है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां से पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि बतौर सांसद गोरखपुर से योगी का पुराना नाता है, लेकिन योगी के सामने उम्मीदवारों की फौज खड़ी है। इसमें 2 ही नाम अहम है, गोरखपुर में मंदिर और योगी के सिवाय किसी का सिक्का चलता यहां पर नहीं। फिर भी देखते हैं कि इस बार जनता क्या फैसला सुनाने वाली है। छठवें चरण में योगी सरकार की अग्नि परीक्षा है। छठे चरण में जिन 57 सीटों पर चुनाव होना है उनमें गोरखपुर की सीट भी शामिल है। छठे चरण में गोरखपुर सदर को सबसे हॉट सीट बताया जा रहा है, इसलिए नहीं कि टक्कर तगड़ी है, इससे भी बड़ी वजह है खुद योगी आदित्यनाथ, जो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। 18 साल बाद पहली बार यूपी का कोई मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहा है। इससे पहले 2003-04 में मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए गुन्नौर से चुनाव लड़ा था। वैसे गोरखपुर सदर विधानसभा सीट के इतिहास की बात करें तो ये सीट भगवा खेमे का ऐसा अभेद्य किला है जिसे पिछले लगातार 33 साल से कोई भेद नहीं पाया। साल 1989 के चुनाव में गोरखपुर सदर सीट पर कांग्रेस का सूरज डूबा, अभी तक वो नहीं निकल पाया।
इस सीट पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की बोहनी तक नहीं हुई है। गोरखपुर की सियासी जंग कई मायने में अहम है। कहते हैं यहाँ कोई समीकरण या फैक्टर काम नहीं करता। इस शहर की राजनीति गुरु गोरखनाथ मंदिर से शुरू होकर पूरे शहर का चक्कर लगाने के बाद इसी गेट पर खत्म हो जाती है। 33 साल से लेकर आज तक इस सीट की रणनीति और समीकरण गोरखनाथ मंदिर तय करता रहा है। 1989 से 1997 तक बीजेपी गोरखपुर सदर सीट पर जीतती रही है। 2002 में योगी के हिंदू महासभा के प्रत्याशी डॉक्टर राधा मोहन दास कामयाब हुए थे। 2007, 2012 और 2017 में डॉक्टर राधा मोहन सिंह ही बीजेपी की तरफ से जीत हासिल करते रहे हैं। गोरखपुर में योगी फैक्टर इतना हावी रहा है कि 2017 में बीजेपी ने एसपी कांग्रेस के प्रत्याशी को भी हरा दिया था। गोरखपुर की सीट की एक और बहुत खासियत है, यहाँ पर योगी के सामने विपक्ष का कोई चेहरा टिक नहीं पाया। हर चुनाव में विपक्षी दल प्रत्याशी बदलते रहे, लिहाजा एसपी, कांग्रेस या बीएसपी के किसी एक खास नेता की जमीन यहाँ तैयार नहीं हो पाई। योगी के सामने भीम आर्मी के मुखिया और आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर उर्फ रावण हैं, जो दलित वोट बैंक के सहारे टक्कर देने की कोशिश में जुटे हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव की मुंह बोली मां सुभावती शुक्ला हैं, जिनका गोरखपुर मठ और योगी से पुराना नाता रहा है। जाहिर है योगी के सामने जो खड़े हैं वो राजनीति के नए खिलाड़ी हैं। वहीं गोरखपुर में ब्राह्मण बनाम ठाकुर की लड़ाई दशकों पुरानी है, जो यहाँ की राजनीति में अहम फैक्टर है। यहाँ ब्राह्मण का एक बड़ा वर्ग यही मानता है कि योगी ठाकुरों के नेता हैं। इसमें कोई शक नहीं कि गोरखपुर सीट योगी आदित्यनाथ के लिए सुरक्षित सीट है। भले ही ये उनका पहला विधानसभा चुनाव हो, लेकिन वो गोरखपुर से 1998 से 2014 तक 5 बार सांसद रह चुके हैं। आपको शायद याद हो, साल 2002 में एक नारा उछला जो आज तक गोरखपुर के गली नुक्कड़ों पर सुनाई पड़ता है, गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है। हालांकि गोरखपुर की राजनीति को करीब से समझने वाले मानते हैं कि योगी का लिटमस टेस्ट सिर्फ गोरखपुर शहर की सीट नहीं, बल्कि जिले की बाकी 8 सीटों पर होगा। अब इस वीआईपी जिले में क्या योगी अपना लिटमस टेस्ट पास कर पाएंगे, इसका फैसला जनता आज ईवीएम में कैद कर रही है और इसका पता 10 मार्च को चल ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपको दिखाते हैं ट्रेंडिंग न्यूज। काले हंसों के जोड़ को जरा भी पसंद नहीं कि उनके इलाके में कोई दाखिल हो। एक शख्स ने जब ये हिमाकत करने की कोशिश की तो हंसों ने उसे सबक सिखा दिया। एक हंस ने तब उसका पीछा किया जब तक वो उसके इलाके से बाहर नहीं निकल गया। पास ही खड़े एक शख्स ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डाल दिया। अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। पांडा की मस्ती अक्सर इंटरनेट पर खूब वायरल होती है और इस बार इन 2 पांडा की अलबेली हरकत लोगों का दिल जीत रही है। एक पांडा झूला झूलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कई बार कोशिश करने के बावजूद वो हर बार झूले से फिसल जाता है। इन 2 लोगों के टेबल टेनिस खेलने का अंदाज सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। दोनों ने पूरे घर को ही टेनिस टेबल बना लिया। दोनों कहीं भी एक दूसरे को चैलेंज करने लगते हैं। घर का शायद ही कोई कोना हो जो इनकी टेनिस बॉल से बचा हो। देखिए, कच्चा बादाम गाने का क्रेज इन दिनों लोगों के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। एक छोटे से बच्चे ने जब इस गाने पर डांस किया तो तस्वीरें वायरल हो गई। छोटे से बच्चे ने डांस के स्टेप्स को हूबहू कॉपी किया है। इस डांस को सोशल मीडिया पर खूब तारीफें मिल रही हैं।
वायरल खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं रूस और यूक्रेन का अपडेट। यूक्रेन के युद्धग्रस्त क्षेत्र में फंसे भारतीय नागरिकों की वतन वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। 8 मार्च तक 46 विमानों के जरिए ज्यादा से ज्यादा भारतीय नागरिकों को लाने का लक्ष्य रखा गया है। मिशन वतन वापसी को अंजाम दे रहे ऑपरेशन गंगा में भारतीय वायुसेना का विमान ग्लोब मास्टर अहम भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है। अब तक 4 ग्लोब मास्टर के जरिए 780 से ज्यादा भारतीय नागरिक देश लौट पाए हैं, जिनमें ज्यादातर स्टूडेंट्स शामिल हैं। वतन वापस लौटे छात्रों को सुरक्षित लौटा देख उनके जो परिजन हैं वो भी संतोष महसूस कर रहे हैं और घर वाले बच्चों को देखकर इस वक्त राहत की सांस भी ले रहे हैं। देखिए। जंग वाली जमीन से लौटने की ये खुशी है। युद्ध की त्रासदी झेल रहे यूक्रेन से सुरक्षित लौट आने का संतोष है। अपने वतन की सरजमीं पर सकुशल लौट आने की प्रसन्नता है। गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर ग्लोब मास्टर के पहियों ने जैसे ही लैंड किया, रोमानिया के बुखारेस्ट से लौटे छात्रों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। 2 मुल्कों की जंग में फंसे छात्रों ने वतन लौटकर राहत की सांस ली। मिशन वतन वापसी की कामयाबी पर भारतीय वायुसेना के जवान भी खासे खुश नजर आए। भारतीय वायुसेना का ये चौथा C-17 ग्लोब मास्टर विमान है जो यूक्रेन में फंसे छात्रों को लेकर आया है। अब तक अकेले ग्लोब मास्टर विमान के 798 छात्रों को हिंडन एयरबेस पर लाया गया है, जिसके बाद ये छात्र अपने घर वालों से मिले। अपने बच्चों को सही सलामत देखकर माता पिता ने राहत की सांस ली। पिछले कई दिनों से जिन आशंकाओं में ये घिरे हुए थे, आज वो दूर हो गई। भारत यूक्रेन से अपने नागरिकों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास कर रहा है। ऑपरेशन गंगा के तहत लगातार विमान रोमानिया, हंगरी और पोलैंड से भारतीयों को ला रहे हैं। देर रात करीब 1:30 बजे वायुसेना का एक और विमान ग्लोब मास्टर रोमानिया से 200 से ज्यादा भारतीय छात्रों को लेकर हिंडन एयरबेस पहुंचा। भारतीय वायुसेना के जो C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उसकी मदद से यूक्रेन के अलग अलग सरहद पर फंसे छात्रों को निकालने का काम किया जा रहा है। इस वक्त देखिए बड़ी संख्या में जो छात्र हैं, इन 4 C-17 विमानों से रोमानिया, हंगरी, पोलैंड की सरहद से इन छात्रों को लाया जा रहा है और इस वक्त 20 घंटे के इस ऑपरेशन में करीब 780 से ज्यादा छात्र छात्राओं को भारत वापस लाया गया है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट यहाँ पर कल देर रात से मौजूद हैं। वो छात्रों का उन्होंने स्वागत किया, उन्हें संबोधित किया और इस वक्त दोबारा ये चारों जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं ये वापस इस मिशन पर जा रहे हैं, जिसके तहत अभी भी पोलैंड, हंगरी, बुडापेस्ट अलग अलग जो देश की सरहद हैं वहाँ पर जो छात्र फंसे हैं उनको निकालने का ये मिशन जारी है। इस विमान में ज्यादातर मेडिकल छात्र थे। सफर के दौरान छात्रों के चेहरे पर वतन वापसी का इत्मीनान नजर आया और जब वो अपनी जमीन पर उतरे तो खुशी उनके चेहरों से झलक पड़ी। तो बड़ी संख्या में जो खासतौर से मेडिकल की परीक्षा के लिए वहाँ छात्र थे वो पहुंचे। क्या नाम है आपका? निखिल से। कहाँ फंसे हुए थे आप? यूक्रेन में। अच्छा, आप कैसे पहुंचे यहाँ? बस इंडियन एम्बेसी की वजह से और भारत सरकार की वजह से। अब कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा। घर वालों से बात हो गई? हाँ, हो गई। आप बताइए। आपका क्या नाम है? प्रिया। अच्छा, कहाँ पे थे आप फंसे हुए? विनिशिया में। अच्छा, कैसे फिर यहाँ पहुँचे? बहुत अच्छा मुश्किल से। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। और भी बच्चे फंसे हुए, उन्हें भी जल्दी से जल्दी निकालो। अच्छा, आपके साथी हैं? हाँ। घर वालों से बात हो गई आपकी? हाँ, हो गई। आपका क्या नाम है? हर्षिता। अच्छा, कहाँ से हैं आप? राजस्थान, झुंझुनू। अच्छा, कैसे कहाँ पे फंसी हुई थी आप? विनिशिया। अच्छा। हाँ। तो अब कैसा लग रहा है? अब बहुत अच्छा लग रहा है। खुद के देश आके गवर्नमेंट ने हमारी बहुत मदद की है। हाँ। आपके कुछ और साथी भी हैं अभी? हाँ, हमारे साथी हैं कुछ जो खारकीव है, ओडेसा है, वहाँ पे बहुत लोग फंसे हुए हैं, वो निकल नहीं पा रहे हैं। अच्छा। तो उनकी मदद जल्दी से। भारतीय एम्बेसी ने, बाकी लोगों ने मदद की आप लोगों की? हाँ, एम्बेसी ने बहुत मदद की। बॉर्डर पे हमें बहुत परेशानी हुई थी, वहाँ तक हम बहुत परेशान हुए। उसके बाद जो मदद की वो हम भूल नहीं पाएंगे। एम्बेसी से मदद मिली आपको?
हाँ, बॉर्डर क्रॉस करने के बाद। अच्छा। तब तक तो खुद ही थे हम। अच्छा। हाँ, बाकी ठीक है, चलो पहुँच गए। घर वालों से संपर्क हो गया है? हाँ, हो गया। यहाँ तो नहीं हुआ, अभी वहाँ तो हो गया था, अभी बता देंगे जाके। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने पूरी रात जागकर छात्रों का इंतजार किया और जब वे पहुंचे तो गुलाब के फूलों से उनका स्वागत किया। अजय भट्ट ने कहा कि वायुसेना का ये मिशन तब तक जारी रहेगा जब तक आखिरी छात्र को वापस नहीं लाया जाता। 700 से कुछ ज्यादा आगे हैं, 200, 210, 200 फिर 185, 798 करीब आगे। लगातार हमारा मिशन जारी रहेगा जब तक कि हमारा एक एक छात्र अभिभावक यहाँ नहीं पहुँच जाता है। प्रधानमंत्री जी स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। भारतीय वायुसेना ने यूक्रेन से नागरिकों को निकालने के लिए अपने C-17 विमान के बेड़े को स्टैंड बाय पर रखा है। एयरफोर्स के अधिकारियों का कहना है कि भारतीय वायुसेना यूक्रेन से हमारे नागरिकों को निकालने की किसी भी आवश्यकता के लिए तैयार है। ग्लोबमास्टर विमान के अलावा देश की कई फ्लाइट्स यूक्रेन के पड़ोसी राज्यों में पहुंचे भारतीय नागरिकों को लाने के मिशन में लगातार जुटी हैं। भारतीय छात्रों को लेकर एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट भी कल रात मुंबई पहुंची। इस फ्लाइट से 183 भारतीयों को बुखारेस्ट से मुंबई लाया गया। यूक्रेन में फंसे भारतीय मेडिकल स्टूडेंट्स को एयर इंडिया की एक फ्लाइट दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी लेकर पहुंची। ये फ्लाइट भी बुखारेस्ट से छात्रों को लेकर आई। बुखारेस्ट में करीब 3000 भारतीय हैं, जिनमें से 1300 लोगों को 3 मार्च तक 6 उड़ानों के जरिए भारत लाया जाना है। भारतीयों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों की सीमा तक सुरक्षित लाना, उन देशों के एयरपोर्ट तक पहुंचाना और वहां से भारत लाना इस मिशन के प्रमुख चरण है। इस बीच उनके भोजन, निवास और चिकित्सकीय सहायता का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। यूक्रेन से ज्यादातर भारतीय नागरिक पड़ोसी मुल्कों में पहुंच रहे हैं। कुछ हजार छात्र अब भी यूक्रेन के अलग अलग शहरों में फंसे हैं, जिनके बॉर्डर पर पहुंचने का सिलसिला जारी है। सरकार की कोशिश जल्द से जल्द सभी भारतीय नागरिकों को सुरक्षित देश लाने की है। ऑपरेशन गंगा की कामयाबी से जाहिर है ये मुश्किल काम बेहद जल्द पूरा हो जाएगा। दिल्ली से श्रुतिका, मुंबई से एजाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वतन वापसी का मिशन ऑपरेशन गंगा जारी है और ग्लोब मास्टर ने इसे पूरी रफ्तार दी है। बहुत से बच्चे जो हैं वो कल भी वापस आए। 4 ग्लोब मास्टर उड़ानों के तहत 798 बच्चे जो हैं भारत वापस आ चुके हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करते हैं तेजश्री से, जो हमारे साथ जुड़ गई हैं एयरपोर्ट से। तेजश्री, अब तक 798 बच्चे ग्लोब मास्टर के थ्रू वापस लाए जा चुके हैं। आप उनसे बातचीत कर रही हैं, कैसा महसूस हो रहा है, उनसे जानने की कोशिश कीजिए। आप हमें ये भी बताइए कि जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें कितनी तादाद में और कितनी जल्दी वापस लाया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए अभी भी लगातार वहाँ पर और एम्बेसीज वहाँ पर लगातार संपर्क कर रही हैं। 4 मिनिस्टर्स वहाँ पर गए हुए हैं जो लगातार संपर्क में बच्चों के। सभी बच्चों को यही कहा जा रहा है कि वे बॉर्डर्स पर लगातार पहुँचे और बॉर्डर से ही उन्हें इवैक्यूएट करने का प्रोसीजर लगातार जारी है। अब दूसरी बात यह है कि मिशन गंगा के तहत जो बच्चे ऑलरेडी बॉर्डर पर मौजूद हैं उन्हें इवैक्यूएट किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ जो बच्चे मौजूद है बात करने के लिए, ये खास तौर पर कीव से आए हैं और कीव एक ऐसा शहर बन चुका है अब यूक्रेन का, ध्वस्त हो चुका है, तहस नहस हो चुका है। रूस कीव पर लगातार आक्रमण कर रहा है। ऐसे में इन बच्चों के लिए सोचिए कितनी राहत भरी खबर होगी, कितनी गुड न्यूज़ वाली खबर होगी कि ये अब अपनी वतन वापस लौट चुके हैं, भारत लौट चुके हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या स्थिति उस वक्त इनके मन में थी और अब ये कैसा महसूस कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? कोमल पटेल। यूक्रेन के किस हिस्से में रहती थी आप कोमल? हम बॉरेस्को। अच्छा, तो कीव से आप लोग सब आए हैं, मॉरेस्को की कीव से। तो किस तरह की स्थितियाँ थी वहाँ पर जब आप आई? हम जहाँ पे रहते थे वहाँ पे थोड़ा बहुत फायरिंग का और आप लोग बंकर्स में था, बहुत सारा आवाज़ आया। आप लोग बंकर्स में रुके थे वहाँ पर? किस तरह से बंकर्स में रुके थे, कैसे दिन बीते आपके? रात के बंकर्स में हम रुके थे तो बमबारी ज़्यादा हो रही थी, इसी वजह से एकदम हम चले गए और सायरन का वॉइस आ रहा था और हम सायरन के वॉइस से वजह से चले गए क्योंकि ज़्यादातर बम कंटिन्यूस चालू और फायरिंग भी चालू। इसी वजह से हम बंकर में जाके छुप गए और बंकर में भी कीड़े मकोड़े ऐसे सब। कितने दिन थे आप बंकर में वहाँ पर? 2 दिन रहे थे। अच्छा, 2 दिन लगातार आप बंकर में रुके थे। तो किस तरह की स्थितियाँ आपने देखी वहाँ पर? आपके साथ कितने बच्चे थे? देखो, बच्चे तो मतलब गोरे लोग ज़्यादा थे हमारे पास, तो वो लोग भी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। तो इस नॉट गुड सिचुएशन और बहुत मतलब ठंड थी, हम ठंड में बहुत
वहाँ पे मतलब पूरी रात जगते रहे, नींद नहीं आ रही। मतलब आपके लिए पूरा सफर काफी चैलेंजिंग भरा रहा। हाँ, हम 35 से 40 किलोमीटर चल के आए और पोलैंड बॉर्डर पे हम बर्फ में भी 2.5 घंटे खड़े रहे। 35 से 40 किलोमीटर चले आप लोग? अच्छा, और इवैक्यूएशन इजी था या फिर इवैक्यूएशन में भी मुश्किलें थी? वो इजी था क्योंकि सब एम्बेसी वाले भी वहीं थे, हमें लेने आए थे और हमें बॉर्डर क्रॉस करवाया। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं ओडेसा शहर से। अच्छा, किस तरह की स्थितियाँ थी वहाँ पर? वहाँ पे ओडेसा क्रिटिकल सिचुएशन होने वाली थी, हमारे एडवाइस करने की हमने तुरंत निकल गए वहाँ। क्या आप हमें स्टेप बाय स्टेप बता सकते हैं कि किस तरह से आपका इवैक्यूएशन हुआ, कॉन्टैक्ट किया और वो कॉन्टैक्ट करके आप? जी, एम्बेसी ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है उसको रेगुलर फॉलो कर रहे थे। जैसे ही हमारे शहर में उन्होंने एडवाइजरी जारी करी निकलने की, हमने वहाँ से मोल्दोवा बॉर्डर क्रॉस करी बाई टैक्सी और मोल्दोवा बॉर्डर पे हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 1 या 2 घंटे के अंदर हमारे वहाँ से मोल्दोवा के अंदर हमको एंट्री मिल गई। फिर वहाँ से हमको होटल में स्टे कराया गया, खाना पीना फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ। फिर वहाँ से हमको रोमानिया बॉर्डर की जो बस है उसमें एंट्री कराई गई और 1 या 2 घंटे में रोमानिया बॉर्डर भी हम क्रॉस कर गए। फिर हमने आके एयरपोर्ट पे आके रोमानिया बुचारेस्ट एयरपोर्ट पे आके हमने एम्बेसी से कांटेक्ट किया, अपना पासपोर्ट नंबर रजिस्ट्रेशन कराया। मतलब आपका स्मूथ इवैक्यूएशन हो गया। एक चीज पूछना चाहूंगी यहाँ पर कि अब कीव में स्थितियाँ बहुत खराब हो चुकी हैं, कीव शहर चुका है लगभग, रशिया वहाँ पर लगातार आक्रमण कर रहा है, तो ऐसे में आपका ऑपरेशन गंगा के तहत वापस यहाँ पर आना कैसा महसूस कर रहे हैं आप और क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? खुश कर रहे हैं, हम खुश है, बहुत खुश है, हमारी फैमिली भी बहुत खुश है और हम एम्बेसी वहाँ पे जो हमने हेल्प की वो BAPA संस्था और डी ने जो हमारे लिए सहायगी, उनको सबसे बड़ा थैंक यू बोलना चाहते हैं। हमारी सरकार अच्छी है इसलिए हमको यहाँ तक लेके आई, बहुत ज़्यादा। आपको भी इंडियन एम्बेसी मदद मिली? हाँ, पूरी मदद मिली। फूड भी हमें जो चाहिए था वो फ्री में मिला, ब्रेड बटर बर्गर जैसे जो भी चाहिए था। I want to appreciate our Indian government and Indian embassy officials which are working right there. They are working 24/7 right on the clock and they are helping each and every student. अच्छा, अभी आपके क्या कुछ स्टूडेंट्स हैं या फिर जो आपके दोस्त हैं वहाँ पर फंसे हुए हैं, उनसे किस तरह से आप संपर्क कर रहे हैं? सब दोस्त हमारे जो थे वो सब आ गए हैं हमारे साथ ही। अच्छा, लगभग सभी दोस्त आ गए हैं हमारे साथ जो है वो सब आ गए हैं, सब आ गए। अभी भी जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं उनसे किस तरह से कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है? वो हमें तो मालूम नहीं, लेकिन हमारा जो ग्रुप था वो पूरा आ गया है, लेकिन एम्बेसी है ना लगातार प्रयास कर रही है कि वो सब भी निकल आए जैसे कि तैसे। अच्छा, और आप क्या हमें ये बता सकते हैं कि जब आप वहाँ पर बंकर में छुपे हुए थे या फिर आप बंकर में जब हिडन थे, अंडरग्राउंड थे, तब आपने किस तरह की आपने वो सर्वाइव कैसे किया वो 2 दिन का पीरियड, क्योंकि आपके चैलेंजिंग था, पानी भी नहीं मिल रहा था, क्या कुछ दिन बीते आपके वहाँ पर? यहाँ पर आगे आ जाइए। बंकर में हमको था क्योंकि सब पूरा बाजार बंद था, तो हम बाहर लेने जाए तो बम धड़ाके का आवाज़ आता था। कैसे हिम्मत रख के आपने इस पूरे सिचुएशन को हैंडल किया? कई बार लोग हिम्मत हार जाते हैं ऐसे सिचुएशन, इतना मुश्किल था आपके लिए, आपने कैसे हिम्मत नहीं हारी? कैसे रहे कि हमको इंडिया जाना ही है वापस, हमारी हेल्प करेंगे ही, नरेंद्र मोदी हमारी हेल्प करेंगे, इसी वजह से हम हिम्मत रख के बाहर निकले और 7 दिन के बाद हम वापस इधर आए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। बहुत अच्छा किया आपने इन स्टूडेंट से बात की। बहुत ज़रूरी है इनकी मानसिक स्थिति के बारे में जानना, क्योंकि ये लोग तो यहाँ पर आ गए, लेकिन जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं उनकी मानसिक स्थिति कैसी होगी, वो कितनी परेशानियों से गुजर रहे होंगे, इसके लिए हमारा मन जो है वो अभी भी मर्म हो जाता है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सब से बात करने के लिए। रूस का भीषण हमला झेल रहे यूक्रेन में कुछ ऐसे भारतीय भी हैं जो संकट के समय में यूक्रेन से भाग नहीं रहे, बल्कि डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हिम्मत और हौसले से भरे ऐसे ही एक भारतीय से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं, जिन्होंने एक यूक्रेनी महिला से शादी की है, 2 बच्चे हैं और अब अपने परिवार और यूक्रेन की रक्षा के लिए हथियार उठाने से भी उन्हें कोई गुरेज नहीं है। कीव यूक्रेन की राजधानी को छोड़ जा रहे हैं, तो एक परिवार ऐसा है जो अपने घर की, अपने मोहल्ले की और अपने देश की रक्षा की तैयारी कर रहा है। ये परिवार अपने हथियार सब अब इकट्ठा कर रहा है, हथियारों को तैयार किया जा रहा है, क्योंकि किसी भी समय कहा यह जा रहा है कि रूस की सेना का हमला कीव पर हो सकता है। हमारे साथ हैं
कुलदीप कुमार जी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में हैं। उनकी पत्नी एक रेस्टोरेंट चलाती हैं, उनके 2 प्यारे बच्चे हैं। आप भारत के हैं, आप यूक्रेन की हैं, दोनों बच्चे भी यूक्रेन के ही नागरिक हैं। कुलदीप जी, ये बताइए, जब हजारों की संख्या में लोग ये शहर छोड़कर भाग रहे हैं, क्या देशी क्या विदेशी, ऐसे में आप नहीं जा रहे, आप अपने हथियार तैयार कर रहे हैं, ऐसा क्यों? हथियार तो आत्म सुरक्षा के लिए हैं। हथियार सिर्फ इसलिए निकाले हैं कि कोई अगर हम पर हमला करेगा तो अपनी आत्म सुरक्षा में इनका इस्तेमाल किया जाए। और इन्होंने मुझसे ये बात भी कही कि अगर आप हिंदुस्तान में होते और लड़ाई हिंदुस्तान और किसी और दूसरे देश की होती तो क्या उस समय आप अपना देश छोड़ देते, या जिस जगह पर लड़ाई चल रही है उस जगह से आप उस जगह को बदल के आप किसी दूसरे शहर में चले जाते। तो मैं इनकी भावनाओं की कदर करते हुए यहीं रुका और मुझे अपनी फैमिली के साथ रुकना है। अगर ये यहीं रहेंगे तो मैं इनके साथ हूं हमेशा। तो ये बताइए कि आपको यहाँ इस समय डर नहीं लग रहा कि बड़ी बड़ी मिसाइलों से हमला हो रहा है? मैंने डर गई, नहीं पता क्यों मैंने डर गई। मैं लव यूक्रेन, आई एम यूक्रेन। моя душа болит только сейчас за нашу страну। बोली मेरी आत्मा जो है उसको दुख हो रहा है अपने देश के लिए। Я горжусь нашими военными, которые страну нашу берегут। बोले अपने जो देश के सिपाही हैं, जो आर्मी वाले हैं, उनको उनके लिए दर्द हो रही है और भगवान हमारी मदद करे। मैं अपने देश और अपने देश के रहने वालों के लिए बहुत चिंता में हूँ और भगवान हमारी मदद करे कि जीत हमारी हो। Даже в мыслях нету покинуть страну। बोली हमारे तो सोच में भी नहीं था कि हम जगह को छोड़ दें, ऐसा हमारी सोच में नहीं है कि हम यूक्रेन को छोड़ के कहीं चले जाएं। और चलिए अब अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच गए हैं, जहां पर वक्त हो चला है आपको ऐसे विचारों से रूबरू कराने का जो आपको प्रेरित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। देखते हैं आज का विचार। नेल्सन मंडेला ने कहा है कि मुसीबत के वक्त में आपको सबसे आगे की कतार में रहना चाहिए, तभी आपके नेतृत्व की लोग सराहना करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज के लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारी मिल गई होगी। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी 12 बजे लंच टाइम में अच्छी और सच्ची खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।